स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे की। तो कुछ ही समय में कंप्लीट करेंगे, जो आपको एक एज प्रोवाइड करेगा जो बाकी कैंडिडेट्स के पास नहीं होता। वीडियो के एंड तक एक सीक्रेट बताऊंगा जो इकोनॉमिक सर्वे में खुद सरकार ने अपनी ही ग्रोथ स्टोरी पर इस सवाल उठाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे फाइनेंस मिनिस्ट्री का रिपोर्ट कार्ड, जैसे आपके स्कूल का रिपोर्ट कार्ड बनता है कि आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो, किस में वीक हैं, वैसे ही ये डॉक्यूमेंट बताता है कि इंडियन इकोनॉमी का करंट हेल्थ क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें इन्वॉल्व हो इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड पार्लियामेंट। इसका एक गोल्डन रूल याद रखना स्टूडेंट्स, सर्वे पहले आता है, बजट बाद में, क्योंकि सर्वे डायग्नोसिस देता है प्रॉब्लम क्या है और बजट उसका प्रिस्क्रिप्शन है, सॉल्यूशन क्या है। इस बार 29 जनवरी 2026 को फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने ये पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया। अगले दिन 1 फरवरी को बजट आ गया। और एक क्विक फैक्ट, इस बार सर्वे में 17 चैप्टर्स हैं जो पिछले सालों से ज्यादा है। मतलब सरकार ने और ज्यादा डिटेल में इकोनॉमी को एक्सप्लेन किया है। इसको मैं हमेशा कहता हूँ, सर्वे और बजट को एक साथ पढ़ो, दो अलग डॉक्यूमेंट्स की तरह नहीं। वर्ल्ड में अभी परेशानी चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रेडिंग, जैसे आप देख सकते हैं, ट्रंप ने अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया और जो देश अमेरिका से जितना ज्यादा जुड़ा है उसे उतना ज्यादा पनिश किया जा रहा है। ये हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा रहा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स पे इसका असर नहीं पड़ा। अमेरिका ने इंडिया पे 50% टैरिफ अनाउंस किया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स को छोड़ दिया। तो इंडिया का एक्चुअल इफेक्टिव टैरिफ 37.6% रहा और खुद अमेरिका का अपना इफेक्टिव टैरिफ रेट सिर्फ 9.6% रहा। इसलिए जो ग्लोबल ग्रोथ क्रैश होने का डर था वो अभी तक नहीं हुआ। एक नया टर्म सीखिए, फ्रंट लोडिंग। मतलब टैरिफ लगने से पहले ही अमेरिकन बायर ने अपने ऑर्डर्स प्लेस कर दिए। टेक्सटाइल्स, टॉयज, जेम्स, ज्वेलरी, ये जितने थे इस पर। इसलिए इंडिया अभी तक ज्यादा नुकसान नहीं महसूस कर रहा। लेकिन वार्निंग है, अगर अगले साल तक यूएस इंडिया ट्रेड डील नहीं हुआ तो ये फ्रंट लोडिंग वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और एक्सपोर्टर को असली प्रॉब्लम होगा। सर्वे का एक और पावरफुल फ्रेज आपको याद रखना है, एग्रीगेट मास्क फ्रेजिलिटीज। मतलब ग्लोबल नंबर ऊपर से अच्छा दिखते हैं लेकिन अंदर से क्रैक होते हैं। एग्जाम, अमेरिका पिछले 3 साल से इन्फ्लेशन 3% से ऊपर है, फिस्कल डेफिसिट 6%। चाइना डिफ्लेशन, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैपेसिटी और अपना माल दुनिया भर में डंप कर रहा है, मतलब कॉस्ट से भी कम प्राइस पर बेच रहा है। यूरोप में इटली, ग्रीस, स्पेन ने अच्छा किया, लेकिन पावर हाउस जर्मनी स्ट्रगल कर रहा है। इंडिया में 7.4% ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक फ्रेजाइल जोन सा बन गया है। यही वजह है कि इंडिया कंपैरेटिवली एक ब्राइट स्पॉट दिखता है, लेकिन एक सवाल उठता है जो इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ये देखिए, अगर इंडिया का जीडीपी अच्छा है, इन्फ्लेशन कम, फिस्कल डेफिसिट अच्छा है, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकाल क्यों रहे हैं? इसका जवाब, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन यूपीएससी इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। सर्वे खुद इसका जवाब देता है 4 रीजंस में। बाकी कंट्रीज ने अपने इंटरेस्ट रेट उतने कम नहीं किए जितना इंडिया ने, तो इन्वेस्टर्स ज्यादा रिटर्न वाले देश में जा रहे हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, लोग गोल्ड और डॉलर में पैसा डाल रहे हैं। सेफ ऑप्शन है। इंडिया स्टॉक मार्केट 2024 इलेक्शन के बाद रॉकेट की तरह भागा था। सेंसेक्स 71,000 71,000 से 85,000, ऑलमोस्ट 30% रिटर्न। अब वो रैली थक गई है, स्टैग्नेंट हो गई। इंडियन शेयर्स ऑलरेडी बहुत महंगे हैं अपनी अर्निंग के कंपैरिजन में, मतलब फ्यूचर रिटर्न्स की स्पेस कम है। लेकिन गुड न्यूज भी है, इंडिया की क्रेडिट रेटिंग S&P एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपग्रेड की है और ये 50% तक इंडिया यूएस बॉन्ड स्प्रेड से 50% तक कम हो गया है। एक और बहुत मस्त फैक्ट, ग्लोबल एफडी
11% गिर गया 2024 में। लेकिन अगर एआई रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होता तो यूएस का भी एफडीआई 1% गिर जाता। मतलब पूरी दुनिया का एफडीआई स्टोरी अभी सिर्फ एआई बबल पर चल रहा है और इंडिया के पास अभी अपनी कोई बड़ी एआई कंपनी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और एआई पहली बार इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया गया है। अब अगर हम चौथे सेक्शन में बात करें तो यहाँ हमको एक नया कॉन्सेप्ट मिलता है इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट का। ध्यान रखिएगा इसको। डेफिनेशन सिंपल है, अपने स्ट्रैटेजिक और फॉरेन पॉलिसी गोल अचीव करने के लिए जानबूझकर इकोनॉमिक टूल्स का यूज करना, जैसे रेयर अर्थ मैग्नेट। चाइना ने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट का एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्ट कर दिया सिर्फ अपना ग्लोबल डोमिनेंस दिखाने के लिए। लेकिन ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हिस्ट्री में ये कई बार हुआ है, जैसे एंशिएंट ग्रीस, रोमन एम्पायर और इंडिया की अपनी हिस्ट्री। ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले अमेरिका इंडिया को वीट देता था, लेकिन वियतनाम वॉर के टाइम जब इंडिया ने अमेरिका का विरोध किया तो अमेरिका ने वीट शिपमेंट जानबूझकर डिले कर दिया। यही है स्टेट क्राफ्ट। कैरेट एंड स्टिक। स्टिक मतलब टैरिफ, वीजा रिस्ट्रिक्शन और कैरेट मतलब मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट। तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट। अब देखिए दो टर्म आपको याद रखना है अपने प्रीलिम्स के लिए, फ्रेंड शोरिंग एंड नियर शोरिंग। इंफॉर्मेशन आपके सामने। फ्रेंड शोरिंग में रिलाइंग ऑन ट्रस्टेड पॉलिटिकली अलाइड नेशंस और नियर शोरिंग सोर्सिंग फ्रॉम ज्योग्राफिकली क्लोज कंट्रीज। ये दो नाम आपको याद रखने हैं और इससे आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनेंगे। इंडिया का जवाब क्या है इस सब का? सर्वे क्या कहता है? स्ट्रैटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी, ये है इंडिया का जवाब। दिस इज नॉट आइसोलेशन इज बाय द वे। मतलब इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन का एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट बनना चाहता है जिसे कोई इग्नोर ना कर सके। सेमीकंडक्टर में, रेयर अर्थ में, इंडियन ओशन की पोजीशन में, हिमालय की पोजीशन में हम अपना पोजीशन बनाना चाहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है समझना, ये प्रोटेक्शनिज्म है ऐसा बोलना गलत होगा। ये प्रोटेक्शनिज्म नहीं है। इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स, एफडीआई या इंपोर्ट्स को डिस्करेज नहीं कर रहा। बस जो इंडिया से अच्छे से बन सकता है वो खुद बनाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट मेगारी एंड डेकरी से लेकर स्ट्रैटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी तक अगर आप ऐसे में यूज करेंगे, एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाएगा कि ये कैंडिडेट प्राइमरी सोर्स से पढ़ के आया है, कोचिंग या जेनरिक नोट से नहीं। हमारा यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि हर साल सर्वे एक सेंट्रल थीम पर होता है और इस बार का सेंट्रल थीम था पुशिंग द ग्रोथ फ्रंटियर। और सर्वे खुद क्लेम करता है कि इंडिया अभी एक गोल्डीलॉक मोमेंट में है। गोल्डीलॉक मतलब वो स्टेज जो ज्यादा गर्म भी नहीं हो, ज्यादा ठंडा भी नहीं हो। वही सिचुएशन इंडिया की इकोनॉमी में भी है। ग्रोथ बहुत हाई है लेकिन इन्फ्लेशन बहुत लो है, सिर्फ 1.7%। नॉर्मली जब ग्रोथ हाई होती है प्राइसेस भी बढ़ते हैं, लेकिन इस बार दोनों चीजें साथ में जस्ट राइट हैं। हाई ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन। ये कॉम्बिनेशन इतना रेयर है कि इसका नाम ही दिया गया है गोल्डीलॉक मोमेंट, जो हमने अभी देखा। प्रीलिम्स के लिए याद रखना है ये फ्रेज डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे से आया है। अब हम देख सकते हैं FY25 में ग्रोथ 6.45 तक था, 26 में 7.4 तक पहुंचा और 27 के लिए प्रेडिक्शन 6.8 से 7.2 के बीच में है, मे बी 7। अब सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस ग्रोथ को ड्राइव किस चीज ने किया? प्राइवेट कंजम्पशन, यानी आम जनता ने खर्च किया है। जीडीपी का 61.5% और ये नंबर 2011-12 के बाद सबसे ज्यादा है। मतलब सिंपल भाषा में लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं बाजार जाकर के। ओके, अब सोचिए अगर लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो सवाल आता है क्या उनकी इनकम बढ़ी है या सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है? ये एग्जैक्ट सवाल मेन में पूछा जा सकता है। कंजम्पशन लेड ग्रोथ कितनी सस्टेनेबल है, इसका जवाब वीडियो के एंड में देंगे। हम देख रहे हैं फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर का जो ब्रेकडाउन है वो कंजम्पशन 61.5% है, इन्वेस्टमेंट 30% है और अदर्स लगभग 8 के आसपास है। सेक्टोरल ग्रोथ भी एंड एलाइड जो डोमेन्स हैं हमारे पास, ये सारी चीजें जो हैं ये आपको सिर्फ थोड़ा सा एक अवेयरनेस देंगी। सर्विस अब ग्रॉस वैल्यू एडेड का 54% से ज्यादा है। मतलब इंडिया की इकोनॉमी सर्विस ड्रिवन बन चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ 17% पे है। लेकिन यहाँ रुको,
सिर्फ नंबर याद करना काफी नहीं है, एग्जामिनर पूछेगा क्यों। तो चलिए एक लेवल और डीप जाते हैं बहुत आसानी से। एग्रीकल्चर इतना स्लो क्यों? सर्वे खुद 4 रीजन देता है इसका। सबसे पहला, मैकेनाइजेशन स्लो है। दूसरा, एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब जो जरूरत से ज्यादा लोग लगे हैं, प्रोडक्टिविटी कम है। तीसरा, फार्मर्स अभी भी वीट, राइस जैसे लो वैल्यू क्रॉप्स ज्यादा उगा रहे हैं, ऑयल, सीड, पल्स जैसे हाई वैल्यू क्रॉप्स कम कर रहे हैं। और फोर्थ, क्रेडिट मार्केटिंग स्टोरेज जैसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इंडिया में अभी भी वीक है। ये है 4 रीजन। इसलिए देखिए, क्रॉपिंग स्लो है लेकिन लाइव स्टॉक 6.5%, फिशरी 7% और पोल्ट्री 7.2%। दोबारा से यहां पर आपके लिए क्वेश्चन आता है कि एक चौंकाने वाला फैक्ट, इंडिया में 46% वर्कफोर्स अभी भी एग्रीकल्चर में, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का जीवीए सिर्फ 70 to 18% पे अटका हुआ है। सर्वे के हिसाब से 9 करोड़ लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स सिर्फ 4,000 से 5,000 पर मंथ कमा रहे हैं। अगर उन्हें इंडस्ट्रियल जॉब मिले तो वो 9 से 10,000 कमा सकते हैं। यही है इंडिया का असली अनटैप्ड पोटेंशियल। अब हम देखते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। ये कुछ शॉकिंग फैक्ट्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कुछ चीजों के बारे में जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। इन्फ्लेशन का ग्राफ सीधा नीचे गिर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में 6.7% था, अब सिर्फ 1.4 या 7% तक जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका 2 रीजन है। सबसे पहला, क्रूड ऑयल प्राइस 20% से ज्यादा गिर गए 2025 में, और वेजिटेबल, पल्सेस, स्पाइसेस के प्राइस भी गिर गए अच्छे वेदर और ज्यादा प्रोडक्शन के कारण। यहाँ एक मैकेनिज्म है जो बहुत लोग नहीं जानते। वेजिटेबल प्राइसेस कंट्रोल कैसे होते हैं? नाफेड, जो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, और स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फेडरेशन, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अनियन, टोमेटो, पोटैटो को सीजन में खरीदते हैं, स्टोर करते हैं और जुलाई सितंबर के लीन सीजन में रिलीज करते हैं, जब नॉर्मली मॉनसून की वजह से प्राइस ऊपर जाते हैं। यही है बफर स्टॉक मैकेनिज्म जो प्राइस को स्टेबल रखता है। एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, कोर इन्फ्लेशन, मतलब फूड और फ्यूल हटाकर अभी 4% से ऊपर है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अगर प्रीशियस मेटल भी हटा दें तो कोर इन्फ्लेशन सिर्फ 3.6% रह जाता है। स्टूडेंट्स, इसमें जो फिगर 3.4, 2.6, ये सब सारी चीजें जो हैं, ये आपको इन नंबरों से घबराना नहीं है, क्योंकि लास्ट में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। उस नंबर पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने इसका एक सिंपल पीडीएफ भी बनाया है। वापस से आते हैं। यहाँ एक वार्निंग भी है जो सर्वे खुद दे रहा है, और वो ये है कि आरबीआई और आईएमएफ दोनों प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 27 में इन्फ्लेशन थोड़ी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि गोल्ड, सिल्वर के प्राइस बढ़ रहे हैं, और अगर रुपए कमजोर हुआ तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का रिस्क है। तो ये मत सोचना कि लो इन्फ्लेशन हमेशा रहेगी। सर्वे खुद ये कॉशन देता है। अब थोड़ा टेक्निकल पार्ट, सरकार कितना एक्स्ट्रा खर्च कर रही है अपनी इनकम से ज्यादा? 2021 में सरकार ने एक प्रॉमिस किया था, फिस्कल डेफिसिट को हाफ से ज्यादा कम करेंगे। उस वक्त ये था 9.2% ऑफ जीडीपी। अब देखिए जर्नी, फाइनेंशियल ईयर 25 में 4.8%, 26 में 4.4% और लॉन्ग टर्म गोल डेब्ट टू जीडीपी को 50% तक लाना बाय फाइनेंशियल ईयर 31। ये प्रॉमिस पूरा हो रहा है, और ये एग्जैक्ट फैक्ट प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है पिछले सालों में। नंबर क्या याद रखना है? 4.4%। और एक चीज, एक्सपेंडिचर यानी रोड्स, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा, ये 2.7 से बढ़कर 4% ऑफ जीडीपी हो गया है। मतलब सरकार क्वालिटी स्पेंडिंग कर रही है, सिर्फ सब्सिडी नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाला खर्चा। हम कर क्या रहे हैं? हम भारत के इकोनॉमिक के स्टेट को समझ रहे हैं, क्योंकि हम इकोनॉमिक सर्वे समझ रहे हैं। अब एक प्रीलिम्स लेवल फैक्ट जो बहुत कम लोगों को पता है, सिर्फ इंडिया और ब्राजील ही दुनिया में 2 ऐसे देश हैं जिनके बारे में हमने बात की, जिनका प्राइमरी डेफिसिट प्री पैंडेमिक लेवल पे वापस आ गया है। प्राइमरी डेफिसिट याद रखिए, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। बाकी दुनिया, यूएसए, यूके अभी भी प्री पैंडेमिक से ऊपर है। इसी डिसिप्लिन की वजह से S&P, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ने इंडिया की रेटिंग अपग्रेड की, और नवंबर तक ही सरकार अपना 54% टैक्स रेवेन्यू टारगेट अचीव कर चुकी थी। अब ये सेक्शन हमारा फेवरेट है।
ये हमारा फेवरेट टॉपिक है, ये है नाइन्थ बैंकिंग सेक्टर। ये सेक्शन मेरा पर्टिकुलरली बहुत फेवरेट है क्योंकि यहाँ पे जेन्युइनली अच्छा न्यूज है। 2015-18 का टाइम अगर आपको याद हो, इंडिया में बैड लोन क्राइसिस की बातें होती थी, बैंक्स डूब रहे थे एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वजह से। अब देखो क्या हुआ, ग्रॉस एनपीए सिर्फ 2.2%, नेट एनपीए का रहा मतलब रफली 0.5%। ये मल्टी डिकेड लो है, मतलब पिछले कई दशक में बैंक्स इतने हेल्दी कभी नहीं थे। और एक फैक्ट, आरबीआई ने रेपो रेट 125 बेसिस पॉइंट कम किया फरवरी 2025 से, अब ये 5.25% है। मतलब इसका ये है, लोन लेना सस्ता हो गया, होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, सब पर। ठीक है। नाउ अगर हम बात करें एक चीज जो छुपी हुई है, मुझे बहुत समय लगा इस चीज को समझने में। अब तक सब कुछ सुन के लग रहा होगा कि इंडिया की इकोनॉमी तो परफेक्ट चल रही है, सब कुछ ग्रीन ही ग्रीन है, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। सर्वे के अंदर एक ऐसा डेटा है जो इस पूरी ग्रोथ स्टोरी को चैलेंज करता है। एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट जिसे खुद सर्वे ने साइट किया है, सर्वे ने यूज किया है, उसने कहा है कि पिछले 10 साल से एक नंबर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। कौन सा नंबर? पहले हम एम्प्लॉयमेंट सेक्शन समझते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि वो क्या था। सबसे पहले आप देख सकते हैं रूरल और अर्बन एरिया का एम्प्लॉयमेंट डेटा देखते हैं। रूरल इंडिया में ज्यादा लोग एग्रीकल्चर या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, अर्बन इंडिया में लोग सर्विस और रेगुलर सैलरी जॉब में। लेकिन अब वो सस्पेंस जो मैं आपको बताने वाला था वो आता है हमारे पास अजीम प्रेम जी के स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट, जिसे खुद इकोनॉमिक सर्वे ने यूज किया। उसने क्या बताया, रेगुलर वेज वर्कर जिनके पास रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट और सोशल सिक्योरिटी है, उनका शेयर पिछले 10 साल से सिर्फ 25% पे अटका हुआ है। मतलब इकोनॉमी 7% की रेट से बढ़ रही है, लेकिन फॉर्मल सिक्योर जॉब्स का नंबर 10 साल से वैसा का वैसा ही है। सर्वे इसे ट्रांजिशन फेज बोलता है, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। यही वो गैप है जो आपको मेंस में लिखना है, ग्रोथ का नंबर और लोगों की रियल लाइफ में फर्क। ये लाइन अगर आपने किसी भी GS3 आंसर में लिखा, एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा कि आपने सर्वे डायरेक्टली पढ़ा है, कोचिंग के नोट से नहीं। लेकिन एक और चीज है जो इस पजल को पूरा करती है, इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट मेजर कैसे करता है। इंडिया यूजुअल स्टेटस मेथड यूज करता है। अगर आपने साल भर में सिर्फ 1 महीना भी काम किया तो आप एम्प्लॉयड काउंट हो जाते हैं। इसलिए सर्वे खुद कहता है कि इंडिया का असली प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। मतलब रेगुलर अच्छी क्वालिटी प्रोडक्टिव जॉब का न मिलना। तो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स और ट्रेंड्स। ओके, और एक नंबर जो आपको शॉक करेगा, विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। इसके बारे में अगर हम बात करें तो विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 41% है। अगर अनपेड हाउस होल्ड काम जैसे लकड़ी या पानी लाना भी काउंट करें, लेकिन सिर्फ पेड वर्क में सिर्फ 29% विमेन ही है। मतलब 12% विमेन काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें उसका पैसा नहीं मिल रहा है। ये सारी चीजें इकोनॉमिक सर्वे ने खुद बताई हैं। ये भी एक जबरदस्त मेंस पॉइंट है। लेबर कोर्ट्स ने अब विमेन के लिए सेक्टर और टाइमिंग रिस्ट्रिक्शन हटा दी है ताकि ये गैप कम हो सके। सेक्शन 11 जो पॉवर्टी के बारे में बताता है, वो ये बताता है कि पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डेटा कौन दे रहा है? वर्ल्ड बैंक का डेटा है। वो ये कहता है कि इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी 2011-12 के 29.6 से गिरकर अब सिर्फ 5.3% पे रह गई। ये एक मैसिव अचीवमेंट है एक दशक में। लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, अगर हम हायर पॉवर्टी लाइन यूज करें, रफली 3.6 to $6 पर दिन में अगर बात करें, तो इंडिया का 23 to 24% पॉपुलेशन अभी भी वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये नियर पुअर ही माना जाता है। ये लोग पॉवर्टी लाइन से थोड़ा ऊपर है, लेकिन एक शॉक, जॉब लॉस, इलनेस, क्रॉप फेलियर उन्हें वापस नीचे धकेल देता है। ये नया कीवर्ड वल्नरेबल नियर पुअर मेंस में पॉवर्टी के सवाल के लिए परफेक्ट है, इसको जरूर यूज कीजिए। सेक्शन 12 हमको एग्रीकल्चर के बारे में बताता है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स। अब देखिए, एग्रीकल्चर में सबसे फास्ट ग्रोथ किसकी है? फिशरी 7.2%, लाइव स्टॉक 6.1% एंड ट्रेडिशनल क्रॉप फार्मिंग नहीं। ये दोनों सेक्टर्स लीड कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, विच सेगमेंट्स आर ग्रोइंग द फास्टेस्ट इन इंडियन एग्रीकल्चर? इट्स फिशरी,
with impressive 7.2%, followed by livestock at 6.1%, and not the agriculture. मैन्युफैक्चरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 38.8% पर ईयर बढ़ रहे हैं PLI स्कीम के असर के कारण। और स्टार्टअप में बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन हमारे लिए ये है कि इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। एक चौंका देने वाला फैक्ट्स, सिटीज अपनी ओन सोर्स रेवेन्यू सिर्फ 0.15% ऑफ GDP जनरेट करती। इसको थोड़ा सा हिंदी में समझते हैं, हिंदी में मतलब आसान भाषा में, मतलब म्यूनिसिपैलिटीज फाइनेंशियली बहुत वीक है। ये मेंस में अर्बन गवर्नेंस टॉपिक के लिए गोल्ड है, सो यूज इट। एक्सटर्नल सेक्टर का भी एक क्विक रिकैप हम ले लेते हैं। टोटल एक्सपोर्ट्स 825 US बिलियन था, जिसमें 487 US बिलियन गुड्स और 388 बिलियन डॉलर्स सर्विस। टैरिफ के बावजूद गुड्स एक्सपोर्ट 2.4% और सर्विस एक्सपोर्ट 6.5% बढ़े। एक प्रीलिम्स ट्रैप डेफिनेशन आपको याद रखना है। ग्रॉस FDI, नेट FDI स्क्रीन को रोक करके आप देख लीजिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको लिखा है। ग्रॉस FDI मतलब नया फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्लस री इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट्स, ठीक है, ये एक ट्रैप है। नेट FDI मतलब ग्रॉस FDI माइनस जो प्रॉफिट फॉरेन कंपनीज वापस ले जाते हैं माइनस जो इंडियन कंपनीज बाहर इन्वेस्ट करती है। इस साल नेट FDI स्लो रहा क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के साथ साथ कई इंडियन स्टार्टअप ने IPO लॉन्च किया और उनके फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा कैश आउट कर लिया। ये बुरा साइन नहीं है, ये मैच्योर्ड कैपिटल मार्केट के साइन। सेक्शन 13 क्लाइमेट के बारे में बात करता है। देखिए, फ्लड, हीट वेव, साइक्लोन और इनके बारे में बात करता है। सर्वे क्लाइमेट चेंज को सिर्फ एनवायरनमेंट का इशू नहीं मानता, उसको इकोनॉमिक रिस्क बोलता है। क्यों? क्योंकि हीट वेव्स, फ्लड, साइक्लोन ये सब डायरेक्टली एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब डायरेक्टली GDP को नुकसान पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर एक नया कीवर्ड आया, एडेप्टेशन मैटर्स। ये फ्रेज मेंस में एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, ओवरलैप आंसर के लिए परफेक्ट है। सेक्शन 14 हमको गवर्नेंस और डीरेगुलेशन के बारे में बताता है। इसमें हमने ये देखा है कि इसमें 800 to 80 रिफॉर्म्स किए गए डीरेगुलेशन के थ्रू, बिजनेस करना आसान बनाने के लिए। जन विश्वास का भी जिक्र है, जिसका मकसद है छोटे बिजनेस वायलेशन को डीक्रिमिनलाइज करना। मतलब अभी तक हमने जितनी बातें की है ये सारे आपके क्वेश्चंस के लिए गोल्ड हैं, तो इसके नोट्स भी बनाइए। और सर्वे का फाइनल पंच लाइन था, स्टेट कैपेसिटी ही सबसे बड़ा बॉटलनेक है। मतलब इसका पॉलिसीज अच्छी बन रही हैं लेकिन उन्हें इंप्लीमेंट करने की कैपेसिटी स्टेट्स या इंस्टीट्यूशंस के पास कम है। ये लाइन स्टेट कैपेसिटी एज अ बाइंडिंग कंस्ट्रेंट सीधा सर्वे से है, ऐसे में इसको यूज कीजिएगा। जन विश्वास बिल पाइपलाइन में है और MSME के लिए जो 2 नए टूल्स बनाए गए हैं, TREDS और ULI, ये अभी ULI मतलब यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, एक UPI जैसा ओपन लेंडिंग सिस्टम है। इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। सेक्शन 15 इंटरव्यू का सीक्रेट क्वेश्चन है, पोटेंशियल GDP। एक आखिरी कॉन्सेप्ट जो शायद सबसे ज्यादा अंडररेटेड है इस पूरे सर्वे में, पोटेंशियल GDP या नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। UPSC ने 2022 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज पोटेंशियल GDP? This makes the concept highly relevant and there is a strong possibility that UPSC may test it again in future examination. Simple definition क्या है? Potential GDP is the economy's underlying capacity to grow based on its available land, labor, capital, technology and institutional framework, including regulation of course, without any temporary stimulus or extraordinary policy सपोर्ट। सिंपल सा डेफिनेशन है, चीजों को सिंपल रखिए। सर्वे कहता है इंडिया का नेचुरल ग्रोथ रेट 2012 और 24 में 6.5% था और अब ये 7% की ओर बढ़ रहा है। पोटेंशियल हमारे पास बहुत है लेकिन उसको हमको यूटिलाइज करना है। तो स्टूडेंट्स, हमने इकोनॉमिक सर्वे के उन स्टेटमेंट, उन इंफॉर्मेशन, उन फैक्ट के बारे में बात की जो आपके लिए एग्जाम के लिए जरूरी है। आपको इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है। मेरा ये कहना है, इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए लेकिन पेन और पेपर के साथ देखिए, नोट्स बनाइए और इकोनॉमिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा क्योंकि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है।